कि जो भी बच्चे मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में या इंटर के बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स उठाना चाहते हैं, तो वो बच्चे, जैसे कि हम आपको मैथ का बताते हैं क्लास 10 के लिए आप सभी जो 100 में 100 नंबर लाने वाले इच्छुक बच्चे हैं, जिसको चाहिए कि हमको 100 में 100 नंबर चाहिए ही चाहिए, उस हिसाब से हम तैयारी किस तरह का होना चाहिए उसको देख करके, तो आप देखिए प्रत्येक चैप्टर को, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को आप पकड़िए, उसमें देखिए कितना कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को देखिए और उसमें देखिए कितना कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ उसको गिनती कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह का गिनती करके शुरुआत से लेना है, तो आपको पता चलेगा कि हर एक चैप्टर में मात्र 3 या 4 कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर ले चैप्टर 1 की, ठीक है, आपका चैप्टर 1 क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, क्लास 10 मैथ की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, किसका, एनसीईआरटी का। तो अगर एनसीईआरटी में पहला चैप्टर क्या आपका वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है। जो भी बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, 100% के आसपास लाना चाहते हैं या उतना नंबर लाना है, तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए कि क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तब वह काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए, वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, पहला चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसके बाद इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या क्या निकालते हैं आप लोग, एचसीएफ और एलसीएम, सिर्फ एचसीएफ, सिर्फ क्या निकालते हैं, एचसीएफ। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आता है कि अभाज्य गुणनखंड करके उसके गुणनफल को घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एक तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, फिर क्या हो जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना होता है, एचसीएफ तथा एलसीएम, ये चीजें आपको पढ़ना होता है। उसके बाद अपरिमेय सिद्ध करने वाला, चौथा नंबर का क्या, अपरिमेय सिद्ध करने वाला। देखिएगा क्या अगर टॉपिक है, कुछ भी है जान, कुछ नहीं, ये यूक्लिड विभाजन आपको मालूम रहता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेषफल करना है, जहां पे शेषफल 0 होगा उसके सामने का भाजक एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड तो 2 से 3 से इस तरह भाग लगा के लेके आना है, अभाज्य गुणनखंड फॉर्म बनाना है। और उसके बाद सेम गुणनखंड विधि जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि में भी वही काम करना है, जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ कहलाता है, जो दोनों में नहीं मिलता है उसको लास्ट में गुणा करके, जो मिलने वाला के साथ गुणा करके वह एलसीएम बन जाता है, ठीक है। और अपरिमेय सिद्ध करने वाला चैप्टर फिनिश हो गया, समझिएगा क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया कि नहीं। और सम तो आपको लोगों को मालूम है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होना चाहिए, दोनों के अलावा अगर कोई आया तो कहानी खराब कर देगा, क्या खेल को सड़ा देगा। उसके बाद आइए चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में देखिएगा कुछ भी नहीं है, मात्र 2 टॉपिक 3 टॉपिक, ज्यादा नहीं है, 2 से 3 टॉपिक। चैप्टर 2 आपका बहुपद है, चैप्टर 2 क्या है आपका, बहुपद है। इसमें आपको अभी तुरंत जो क्वेश्चन कराए कि ये बहुपद है, ax² + bx + c के फॉर्म में, ये अगर x अक्ष को एक बिंदु पे कट करता है तो शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो पहला चैप्टर में वही है आपका। अब फिर 2.1 में और 2.2 में देखिए गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने वाला, पहले तो शून्यकों की संख्या हो गया, ए नंबर में शून्यकों की संख्या जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका,
शून्यकों की संख्या प्राप्त करने के लिए। उसके बाद बी नंबर में शून्यक निकालने के लिए, गुणनखंड विधि से आप लोग जानते हैं शून्यक निकालते हैं, शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद अगर शून्यक दिया रहता है अल्फा और बीटा तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जाता है, या शून्यक का योग और गुणनफल दिया रहता है तो अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका यूज करके क्या करते हैं, दिए गए शून्यक को यूज करके क्या करते हैं, इससे द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। कितना टॉपिक, ये तो पूरा खत्म, पूरा क्या है, छोटा सा टॉपिक है। जितना अक्ष को जितनी बार काटता है, रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या। शून्यक ज्ञात करने के लिए जानते हैं बहुपद का फॉर्मूला याद रखना है, द्विघात बहुपद का। डी में भाग लगाने वाला है, चार चीज खत्म चैप्टर 2, ठीक है। अब चैप्टर 3 की बात अगर करें, चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यही है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये होता है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। अगर ये याद करके चले गए इसकी तुलना को तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद विलोपन विधि, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा उसका हल करने का तरीका, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेखीय विधि, ये चारों विधि को पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो तो आप लोग बना ही लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ के। चैप्टर 3 खत्म, समझ रहे हैं ना। उसके बाद चैप्टर 4 में देखिए, जब 2 पढ़ लिया है तो 4 भी आसान है, क्योंकि द्विघात बहुपद का यूज होता है बहुपद में, और वहां पे आपको चैप्टर 4 में क्या मिल रहा है, द्विघात समीकरण मिल रहा है। तो समीकरण और बहुपद में ज्यादा अंतर नहीं होता, फॉर्मूला भी सेम ही यूज होता है आपका। 4 चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। क्या होता है, द्विघात समीकरण। इसमें आपको याद रखना है द्विघात समीकरण है, दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। उसका विवेचन का मौन पे डिपेंड करता है कि मौन निकलेगा कैसा, है ना। मूलों की प्रकृति जो होता है वो किस पे, विवेचन के मौन पे डिपेंड करता है। तो आपको इसमें सबसे मेन चीज क्या पढ़ लेना है, विवेचन पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, विवेचन। b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे क्या निकलेगा, आपका मूल निकलेगा द्विघात समीकरण का। कैसा मूल निकलेगा वह ये बताता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पूर्ण वर्ग विधि जो होता है मेन होता है, पहले तो गुणनखंड विधि होता है, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। उसके बाद द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र जो कि विवेचन के मौन से ही डिपेंड करता है, द्विघाती सूत्र को पढ़ना आपको। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व, इसको याद रखना है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका पूर्ण वर्ग विधि में, और वो की कंप्लीट सब क्या आएगा फिर इसी पे आएगा। एक चैप्टर 4 जो है आपका, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 में विवेचन वाला ही आएगा कि विवेचन का मान अगर शून्य है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा, तो लैंग्वेज वाला तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेन चीज क्या क्या बता रहे हैं कि उसमें पढ़ना क्या चीज है, ठीक है, ये सब चीज आपको पढ़ना जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज देगा, बाकी लैंग्वेज का क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 5 चैप्टर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियों, इसमें एपी इसको बोलते हैं। जब एपी दिया रहता है तो प्रथम पद ए और सारांतर डी होता है, ठीक है। इसमें आपको 4-5 फॉर्मूला पढ़ना होता है। ए आर बराबर जैसे डी बराबर सारांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें फॉर्मूला का ही खेल है, सारा फॉर्मूला का खेल है। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा आपका सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा समांतर श्रेणी का। बनता है कि नहीं, जैसे ए आर का फॉर्मूला हो गया आपका
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन का हो गया n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक एसएन का फॉर्मूला होता है n बाई टू, जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया है और n का मान दिया है तो a प्लस ए एन हो जाता है। ठीक है, n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। चैप्टर 6 में आपका इसी सब का यूज होता है, यही सब फॉर्मूला का यूज होगा आपका चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 6 में आपको प्रमेय पढ़ के जाना है। कौन कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, थेल्स का विलोम, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सब क्षेत्रफल वाला और ये समरूप वाला सब पढ़ के आपको जाना है त्रिभुज का। और जो कि आपका यहाँ पे लाइव में दे चुके हैं आपको, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं इससे। और उसके बाद इसका उपयोग, जैसे कि किसी त्रिभुज में बोल देता है कि एबीसी त्रिभुज में एडी बटे डीबी का मान 3/5 है। उसके बाद एई का मान मान के चलिए 4.8 है। इस तरह कुछ भी दे दिया, बोलेगा इसी का मान क्या होगा। ठीक है, इसी का मान क्या होगा। ये क्या हो गया? थेल्स प्रमेय का उपयोग हो गया। ये थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग जो करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि और दिया रहेगा आपको कि DE समांतर है BC के, ऐसा दिया रहेगा कंडीशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब DE समांतर BC तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसका मान, फिर इसका मान, इसको x मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, मान निकल गया। तो थेल्स का उपयोग हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको पाइथागोरस का उपयोग मिलेगा प्रमेय का उपयोग करने को। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो होता है समरूप वाला, उसका भी उपयोग मिलता है। ऑब्जेक्टिव में जो आता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो आप बोलता है वहां पे कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो तुरंत 16 और 25 का वर्गमूल कर देते हैं, करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, प्रमेय का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इनको सागर करके जाते हैं तो चैप्टर 6 से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। समझ गए? चैप्टर 7 देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ के जाना ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी बिंदु के लिए, जैसे 2,3 इसके लिए भुज, x निर्देशांक को भुज, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? y निर्देशांक, जिसमें क्या होना है 3 इकाई। कितना? 3 इकाई। अगर माइनस नहीं रहता तो दूरी में प्लस लिखना है आपको। ठीक है, 3 इकाई। तो एक बिंदु के बारे में अगर आप जान जाएंगे, उसके बाद भुज कोटि पढ़ लेना है। उसके बाद ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, किसी भी बिंदु को आप चतुर्थांश में कैसे, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा, उसको जब समझ गए तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्लियर। उसके बाद जो चीज पढ़ना है, दूरी का सूत्र पढ़ना है आपको। दूरी सूत्र ओरिजिनल जो आता है इसमें, सब्जेक्टिव के लिए दूरी सूत्र, मूल बिंदु से सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले विभाजन सूत्र। चलिए विभाजन सूत्र ले लेते हैं आपका। विभाजन सूत्र पढ़ना आपको, विभाजन सूत्र। उसके बाद मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, संरेखी वाला कंडीशन, संरेखी वाला कंडीशन, ये सब चीज आपको पढ़ना है। आपका चैप्टर 7 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चैप्टर 8 पे आ जाइए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब्जा करके रखा हुआ है बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, चैप्टर 8 आपका जो है, कौन है चैप्टर 8? त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चे सब का वो जो होता है ना,
एनर्जी लेवल डाउन कर देता है। जो बच्चा नहीं जानता है उसका एनर्जी लेवल ऐसे डाउन हो जाता है, ऐसे जाता है एकदम हंसते खेलते हुए, ऐसा जैसे बोलता है त्रिकोणमिति क्वेश्चन, एकदम तड़ाक से एनर्जी डाउन हो जाता है जो नहीं जानते हैं। और जैसे ही जो जानता है इसके बारे में कॉन्सेप्ट मालूम है उसको, वो तुरंत ऐसे जैसे आराम से जा रहा है और उसका जो है सीना चौड़ा हो जाता है। अरे त्रिकोणमिति मजा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको अनुपात वाला फॉर्मूला देखना है। जैसे साइन थीटा का अनुपात लंब बटे क्या होता है, कर्ल होता है, लंब बटे कर्ल। इसमें भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ल। तो अनुपात वाला आपको कंडीशन देखना है, उसके बाद सभी का देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद डिग्री वाला देख लेना है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का कितना होगा, 60 डिग्री का, इस तरह एंगल वाला आपको फॉर्मूला देख लेना है। उसके बाद व्युत्क्रम वाला देख लेना है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, जो साइन थीटा गुणन कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये व्युत्क्रम वाला देख लेना है। उसके बाद वर्ग वाला फॉर्मूला देख लेना है, यहां पे लिख देते हैं। अनुपात वाला मतलब बटे वाला फॉर्मूला देखना है आपको, सूत्र। बी नंबर में कोण वाला देखना है, कौन सा, कोण वाला। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नहीं आपको बता रहे हैं इसमें क्या देखना है आपको, वर्ग वाला फॉर्मूला। वर्ग वाला मतलब ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। वर्ग वाला सूत्र देखना है, और सबका फिर इसी सबका क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। इसी सबका क्या होता है, उपयोग। किसमें जाके, सीधा एक्सरसाइज 8.4 में जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, सबका ये जितना फॉर्मूला आपको बताए सबका उपयोग होता है इस मैथ में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 में जो चैप्टर 8 का सभी फॉर्मूला मालूम है, सभी में से इंपॉर्टेंट अनुपात वाला और कोण वाला, अनुपात वाला और कोण वाला, ये दोनों याद रहेगा तो चैप्टर 9 इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 2 को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से पेड़ टूटने वाला। अब फिर उसके बाद सीधे 16 नंबर पे जाना है आपको, लास्ट क्वेश्चन, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूव करने वाला। उसके बाद एक एग्जांपल में आपका क्वेश्चन है पुल की ऊंचाई वाला। एग्जांपल नंबर 3 है शायद कि कितना, पुल की ऊंचाई वाला देख लीजिएगा आप लोग एग्जांपल में। इस तीन क्वेश्चन का आपको नजर में रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल का क्वेश्चन है, इसका पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 10 की बात करें तो इस चीजों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसको एक छोटा सा पेज बनाइएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, समझ गए। चैप्टर नंबर 10 में वृत्त है आपका। वृत्त में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है। इसकी लंबाई समान और वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। किसी वृत्त की ए नंबर पे क्या बोले, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते तो दोनों बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। समान लिख देते हैं, समान किसके लिए, बाहरी बिंदु से। बी नंबर लंबवत लिख देते हैं। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, लंब होती है। उसके बाद किसी बाहरी बिंदु से जब कोई दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो वही स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। मान के चलिए यहाँ पे बराबर है, एक ही बिंदु पे स्पर्श करके जा रहा है तो कितना, 1 2 3। बाह्य रूप से स्पर्श करें तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 स्पर्श रेखा, कितना, 3 स्पर्श, वही स्पर्श रेखा।
और जब अंतर रूप से स्पर्श करे मतलब प्रतिच्छेद करता है तो वैनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या नहीं, अंतर नहीं, प्रतिच्छेद करने वाला। जब प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा, कितना? 2। और जब अंतः स्पर्श करे एक दूसरे को वृत्त, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। 2 वृत्त स्पर्श करे अंतः स्पर्श तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना? 1 स्पर्श रेखा। तो ये सब कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर 11 में तो आपको मालूम ही है फिक्स है वो रचना, उससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 12 में चले आते हैं। चैप्टर 11 खाली बता दिया आपको क्या करना है, रचना है। त्रिभुज के बारे में पढ़ लेना है। जो 3/4 गुणी निकला है कि इतने गुणी बनाने के लिए समरूप त्रिभुज का रचना करने के लिए ऐसा 3/4 गुणी वाला होता है और 4/3 ऐसा उल्टा उल्टा वाला आ रहा है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वृत्त बनाओगे और इसकी लंबाई होगी, ये सब तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। चैप्टर 11 कंप्लीट। आइए 12 नंबर में क्या होता है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आपको चैप्टर 12 में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब कुछ किसके बारे में पढ़ना होता है? त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिधि, त्रिज्यखंड का चाप, ठीक है, परिधि, चाप या त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ये सब एक ही होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ही होगा। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन, घनाभ, शंकु, बेलन जो आप 9th में पढ़े होते हैं वो सब चीजों को दोहराना है। नया चीज इसमें आ जाता है शंकु का छिन्नल, शंकु का छिन्नल, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका यह चैप्टर 13 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 14 क्या पढ़ना आपको? 3 चीज, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक जो कि आपको लाइव क्लास में भी करा चुके हैं, देख लीजिएगा। ये 3 चीज पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 14 का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। 15 नंबर सबसे आसान और लास्ट टॉपिक, प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। जो प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0, ठीक है। तो ये था आपका शेड्यूल जो आपको करना है। प्रत्येक दिन इस चीज पे फोकस कीजिएगा। आपका मार्क्स 100% आने से कोई नहीं रोक पाएगा, जो इस पे कम कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस जो आपको ये सब तरीका बताए इस पे आप लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छे से काम कीजिएगा, रिजल्ट आपका बेहतर होगा, इसकी गारंटी देते हैं 100%, ठीक है। चलिए।